सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। आज हम इस वीडियो में हिंदी व्याकरण में शब्द विचार के बारे में अध्ययन करेंगे। शब्द विचार से क्या तात्पर्य है, सबसे पहले हम बात करेंगे शब्दों के बारे में। शब्द क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी और सार्थक इकाई। क्योंकि छोटी इकाई के बारे में बात करें तो उसमें वर्ण की गणना होती है, लेकिन यहाँ छोटी और सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। अगर इसको आप परिभाषा के रूप में लिखें तो भाषा की सबसे छोटी और सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। सार्थक से तात्पर्य है स धन अर्थक, जिसका कोई न कोई अर्थ निकले, ऐसी इकाई। यहाँ एक या एक से अधिक ध्वनियों का सार्थक समूह भी कह सकते हैं। ध्वनियों का सार्थक समूह। अगर शब्द की बात करें तो शब्द क्या है? एक ध्वनियों का सार्थक समूह है। शब्द क्या है? एक ध्वनियों का सार्थक समूह है, जिसे हमें वो शब्द कहते हैं। किसी भी भाषा का है वो शब्द भंडार, उसकी भाषा के विस्तारित रूप को है वो इंगित करता है। जिस भाषा का शब्द भंडार जितना विस्तृत होगा, वो भाषा उतनी ही समृद्ध मानी जाएगी। अब शब्दों को अनेक भागों में विभक्त किया जा सकता है या अनेक भेद और उपभेदों में विभक्त किया जा सकता है, चाहे उत्पत्ति के आधार पर हो, प्रयोग के आधार पर हो या अर्थ के आधार पर हो। अलग अलग प्रकार से शब्दों को अलग अलग भागों में विभक्त किया जाता है। यहाँ हम उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, यानी भाषा में शब्द कहाँ से आए, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई या उसका स्रोत क्या है, उसके आधार पर शब्दों को है वो चार भागों में बांटा गया है, जो कि आप हमेशा पढ़ते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। हम बहुत ही सरल तरीके से इसे समझेंगे कि तत्सम और तद्भव शब्दों में क्या अंतर है, क्योंकि बहुत से बच्चों के सामने ये समस्या रहती है कि कौन से शब्द तत्सम है और कौन से शब्द तद्भव है। दोनों में कंफ्यूजन रहता है, तत्सम और तद्भव। तो आज हम इसे इस प्रकार समझेंगे। तत्सम शब्द को समझो आप। तत् और सम, किसी भी मूल भाषा का शब्द हो वह तत्। मूल भाषा से क्या तात्पर्य है? हिंदी की मूल भाषा क्या है? संस्कृत है। दुनिया में जितनी भी भाषाएं हैं वो किसी न किसी भाषा से उनकी उत्पत्ति हुई है। उसी प्रकार हिंदी की मूल भाषा संस्कृत मानी गई है। हिंदी की मूल भाषा किसे माना गया है? संस्कृत भाषा को माना गया है। तो सम का अर्थ होता है समान। तत् यानी वह से तात्पर्य मूल भाषा। कहा गया है कि संस्कृत है वो सभी भाषाओं की जननी है। भारत की समस्त भाषाएं हैं वो संस्कृत भाषा से उत्पत्ति हुई है। तो हिंदी की भी मूल भाषा संस्कृत मानी गई है। तो यहाँ आपको यह समझना है कि हिंदी भाषा के अंदर जो शब्द भंडार है उनमें से आप पढ़ते समय ध्यान दें कि ऐसे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के संस्कृत के शब्द हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। सरल शब्दों में कहें तो संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं वे तत्सम कहलाते हैं। वे तत्सम शब्द कहलाते हैं।
और तद्भव, भव का मतलब होता है होना। होना से तात्पर्य है परिवर्तन होने से है। यानी संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वे तत्सम कहलाते हैं। कंपटीशन परीक्षा में निश्चित रूप में इसका सवाल आता है। और संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तद्भव कहलाते हैं। सामान्य रूप से वैसे इसके कोई नियम नहीं है, शब्दों को ही देखना पड़ता है, लेकिन इसमें कई पहचान चिन्ह भी है जिनके आधार पर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यह शब्द है वो तत्सम है या तद्भव है। इसमें सबसे पहली पहचान है इसका द्वितु, द्वितु वर्ण। संयुक्ताक्षर के बारे में आपने देखा होगा, द्वितु और संयुक्ताक्षर में थोड़ा अंतर है। संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर यहां लिखा हुआ है, द्वितु और संयुक्ताक्षर में थोड़ा अंतर है। द्वितु वर्ण का मतलब होता है डबल वर्ण, जैसे तयत्व है, तयना के ऊपर र है, तय है वो, जैसे लिखते हम करता तो ये तय के ऊपर र चढ़ाना है, किसी के आगे व के नीचे र आ गया है, या यानी जैसे चे या च्व किसी पर भी जहां पर दो व्यंजन आपस में मिले हुए आते हैं वह द्वितु वर्ण कहलाता है। जहां पर दो व्यंजन आपस में जुड़े हुए आते हैं वह द्वितु, जैसे द्वितु शब्द में ही द्वितु है, द्वि और त्व, तो ये त्व भी है वो द्वितु वर्ण है और द्वि भी द्वितु वर्ण है। जिन शब्दों में ये केवल है वो पहचान का चिन्ह है, संस्कृत का कोई नियम ऐसा कुछ नहीं है हिंदी या व्याकरण का, तो जहां पर दो व्यंजन मिले हुए आते हैं वे द्वितु वर्ण कहलाते हैं, और अधिकांश द्वितु वर्ण है वो तत्सम शब्दों में ही आते हैं। दूसरे संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर से तात्पर्य हमने पहले भी वर्ण विचार में पढ़ा था, क्ष, त्र, ज और स्र। हिंदी के कुल 4 संयुक्ताक्षरों को पहचान है, क्ष, त्र, ज और स्र। ये भी तत्सम शब्दों में ही प्रयुक्त होते हैं, यानी संयुक्ताक्षर, द्वितु वर्ण और अनुस्वार। अधिकांश अनुस्वार के शब्द है वो तत्सम शब्दों में ही आते हैं। जैसे हम पढ़ेंगे कंचन, तो क्या के ऊपर तो बिंदी है जिसे हम अनुस्वार कहते हैं। इसी प्रकार अधिकांश अनुस्वार वाले पद या शब्द है वो तत्सम होते हैं। इसमें आपको तुलना करनी है, तत्सम और तद्भव में तुलना करनी है। अनुस्वार के वर्ण है वो तत्सम में आते हैं, चंद्र बिंदु के शब्द हमेशा तद्भव में आते हैं। बहुत ही सरल तरीका है। अनुस्वार के जितने भी पद हैं वो अधिकांश तत्सम में हैं और चंद्र बिंदु के जो शब्द हैं वो सब तद्भव शब्द हैं, ये ध्यान रखना। जैसे आंगन, चांद, इसी प्रकार जितने भी चंद्र बिंदु के शब्द आते हैं वे सभी तद्भव है। और अनुस्वार के वर्ण, संयुक्ताक्षर, द्वितु वर्ण, ये सभी तत्सम शब्द कहलाते हैं। विशेष रूप से आपको है वो समझने की जरूरत है। जैसे आम्रचूर्ण है, संस्कृत का एक शब्द आता है, या ऊंट है। अब एक तो लिखते हैं ऊंट, तो ऊ चंद्र बिंदु आ गया तो ये तद्भव है। संस्कृत में उष्ट्र बोलते हैं, तो ट के नीचे रे आ गया, पीछे पीछे है तो ये द्वितु वर्ण आ गया, तो उष्ट्र है वो तत्सम हो गया, ऊंट है वो तद्भव हो गया। उसी प्रकार आम्रचूर्ण, आम्रचूर्ण का अमचूर होता है। और इसी प्रकार कार्य, कार्य का काज, काज भी एक तद्भव है, कार्य तत्सम है क्योंकि इसमें कार्य में रे है वो द्वितु वर्ण आ
कुल मिलाकर आपको तत्सम और तद्भव शब्दों में अंतर समझ में आ गया होगा, क्योंकि तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो मूल संस्कृत के बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं, जिसमें द्वित्ववर्ण और संयुक्ताक्षर आ रहे हैं और अनुस्वार, ये विशेष रूप से तत्सम की पहचान है। तद्भव में संस्कृत के वे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं वे तद्भव कहलाते हैं, जिसमें चंद्र बिंदु इसकी एक पहचान है। चंद्र बिंदु वाले है वो अधिकांश शब्द नहीं, सभी शब्द है वो तद्भव शब्द माने जाते हैं। तो निश्चित रूप में आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात देशज शब्दों की आती है। देशज शब्द वे शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति के बारे में, जिनके स्रोत के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, यानी जिनकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई, कहाँ से हुई, किस प्रकार के शब्दों का आगमन होने से देशज शब्दों का निर्माण हुआ, ऐसा कहीं किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिलती। यानी भाषा में प्रयुक्त वे शब्द जिनकी उत्पत्ति और स्रोत के बारे में कोई जानकारी नहीं हो, वे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं, जिसमें बाजरा है, परात है, या ऐसे बहुत से शब्द आते हैं। आप व्याकरण की सहायता से तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्दों के बारे में अच्छे से उनके उदाहरण देख करके इन्हें समझ सकते हैं। और आदिवासी भाषाओं में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं या द्रविड़ भाषाओं के शब्द हैं, वे सभी है वो देशज शब्दों में प्रयुक्त होते हैं या देशज शब्द माने जाते हैं। और विदेशी शब्द जिसे समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि विदेशी भाषाओं में चाहे अंग्रेजी भाषा हो, चाहे फ्रेंच हो, रूसी हो, चीनी हो, जापानी हो, अरबी या तुर्की हो, फारसी हो, क्योंकि हिंदी भाषा में अरबी, फारसी और तुर्की के है वो सबसे ज़्यादा शब्दों का प्रयोग होता है, और उसके बाद अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग होता है। आप अंग्रेजी के शब्दों को तो आसानी से पहचान सकते हो। इसके अलावा है वो चाहे बारूद है, बम है, या इस प्रकार के जितने भी आयुध या विस्फोटक शब्द हैं, तो ये सभी अरबी, फारसी, तुर्की, उन्हीं सब तुर्की की देन है। तो इस प्रकार के शब्द जो मूल रूप से संस्कृत के हैं और उसी स्थिति में हिंदी में है वो बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जो संस्कृत के हैं कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का कोई ज्ञान नहीं है और क्षेत्रीय भाषाओं से द्रविड़ या किसी जनजातियों के शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जिनके स्रोत के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वे देशज कहलाते हैं। और विदेशी भाषाओं में अंग्रेजी, फारसी, जापानी, तुर्की, अरबी या रूसी, जर्मन जो भी है वो विदेशी भाषाओं के शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं वो विदेशी शब्द कहलाते हैं। निश्चित रूप में आपको इनके भेदों का अंतर है वो समझ में आ गया होगा। इनके उदाहरण आप व्याकरण की सहायता से अच्छे से समझ सकते हो और निश्चित रूप में आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।